इसलिए अंत में जो है विचारधारा जो बीजेपी की है उसकी जीत होने वाली है। और जहां तक प्रतीक भूषण का आपने सवाल किया, ये बताइए जब प्रतीक भूषण चुनाव हार जाएंगे तो मैं क्या करूंगा? मैं घास छीलूंगा क्या? तब इसका मतलब बीजेपी सारी सीट हार गई। अगर प्रतीक भूषण गोंडा से हार गए तो इसका मतलब बीजेपी का सुपड़ा साफ। अगर आपके बेटे हार गए तो समझो बीजेपी खत्म। तो बीजेपी खत्म। हाँ समझो खत्म। मतलब मंडल की 20 सीटें हार गए, समझो बीजेपी खत्म। बीजेपी खत्म। ये उत्साह या अति उत्साह? ये ब्रजभूषण शरण सिंह है जिनको पूरा भरोसा है कि उनके बेटे की हर हाल में जीत होगी। जैदी साहब के पास चलते हैं। जैदी साहब, मैं रघुराज प्रताप सिंह के बयान पर रिएक्शन लूंगा। उनसे सवाल किया गया कि अखिलेश यादव ने वो जो कुंडा में कुंडी वाला बयान दिया था उस पर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन हाँ मेरे लिए चुनौती है कि हार जीत का जो मार्जिन है वो इस बार और ज्यादा बढ़े। पिछली बार वो 1,03,000 वोटों से जीते थे, उम्मीद कर रहे कि इस बार ज्यादा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, उन्होंने कम से कम ये तो स्वीकार किया कि मेरा मार्जिन कम होगा। यहाँ तक के तो आए, शुरुआत में जो उनकी भाषा थी और जो उनका उत्साह था वो स्तर नीचे आया। शुरुआत में आपने देखा होगा कि वो कह रहे थे कि ऐसा कोई माई कलाल पैदा नहीं कि जो कुंडा में कुंडी लगा सके। जिस तरह के बड़बोलापन था उनका, उनको जनता के तेवर को देखते हुए और जनता के प्रवाह को और समाजवादी जिसको लहर को कहते हैं देखते हुए, उनको ये एहसास हो रहा है कि हमारा मार्जिन कम होगा। आपसे बात करेंगे जैदी साहब, तमाम तरह की तस्वीरें आ रही है वो भी दिखानी बहुत जरूरी है दर्शकों को। अनामिका हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। अनामिका, सिराथू चर्चा में है ही और पल्लवी पटेल और अपने रैली और बयान के बाद तो खास तौर से चर्चा में है। वो आपके साथ है, जरा बातचीत कीजिए, सवाल कीजिएगा। बिल्कुल, सिराथू चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि डिप्टी सीएम को चुनौती देने के लिए पल्लवी पटेल मैदान में है, लगातार प्रचार कर रही क्षेत्र में अपनी, हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ भी गई हैं। लगातार प्रचार किया है आपने, लेकिन चुनौती आपके लिए बहुत बड़ी है, सामने डिप्टी सीएम है। पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर चुनौती ही नहीं है, यहाँ पर सीधे सीधे पूरे एक साथ होकर के जनता चुनाव लड़ रही है और अपने अधिकारों के लिए, अपने बेहतर भविष्य के लिए। उनकी ओर से दावा किया जा रहा है कि कौशाम्बी की बात करें, प्रयागराज की बात करें, बहुत काम किया गया है, राशन से लेकर के बहुत सारे मुद्दे गिनवाए जा रहे हैं विकास को लेकर। इसको कैसे काउंटर करेंगे आप? देखिए, राशन किसी भी समाज के लिए विकास का मुद्दा नहीं हो सकता। विकास जो होता है वो बच्चों की शिक्षा से होता है, नौजवान की रोजगार से होता है और किसानों की कमाई से होता है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्णतः विफल रही है और विकास के जो मायने उन्होंने खड़ंजा और नाली तय कर रखे हैं वो कभी भी विकास का मायना नहीं होता है। आपके टिकट को लेकर भी पहले बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, फिर बाद में क्लियर हो गया कि नहीं, आप इस सीट से चुनाव लड़ रही हैं। अब चूंकि आज मतदाता जा रहे हैं वोट डालने के लिए, वोट कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके लिए एजेंडा क्या है कौशाम्बी के विकास को लेकर, आपकी स्ट्रैटेजी में क्या है यहाँ के लिए? मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम है यहाँ पर जो छुट्टा सांड फसलों को ख़राब कर रहे हैं उनको खूंटे से बांधा जाए और किसानों को सहूलियत दी जाए। मेरा दूसरा अहम मुद्दा रहेगा बच्चों की शिक्षा पे मुझे विशेष गौर करना है, क्योंकि अगर बच्चों की शिक्षा नहीं होगी तो कभी भी कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तीसरा अहम मुद्दा रहेगा मुझे पिछड़ा दलित शोषित समाज की रोजगार को लेकर के, कि नौजवान अपने सही लेंथ पे चलें, सही लाइन पे चलें। अगर वो बेरोजगार रहेंगे तो फालतू की चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे। आपके प्रचार के लिए डिंपल यादव भी मैदान में आई, उनके बयान को लेकर जो उन्होंने मुख्यमंत्री के कपड़ों के रंग को लेकर के किया था, वो उसको लेकर जमकर सियासत हुई, लोगों ने नाराजगी भी जाहिर की, अयोध्या के कुछ लोगों ने। फिर जया बच्चन आती मैदान में, उन्होंने भी प्रचार किया। तो ये जो महिलाओं की फहरिस्त थी आपके साथ, क्या लगता है आपको इसका असर पड़ेगा वोटर्स पे उनकी बातचीत का? मुझे ऐसा लगता है इस देश की आधी आबादी बहुत अहम किरदार निभा रही है। ठीक है नामिका, बीजेपी से प्रशांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक उनका रिएक्शन ले लेते हैं। प्रशांत जी, अगर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य खुद को सिराथू का बेटा कहते हैं तो पल्लवी पटेल खुद को सिराथू की बहू कहती हैं और उनका ये मानना है कि कोई चुनौती नहीं है, हर हाल में वो जीत रही हैं। क्या वो कारण होंगे, क्या वो फैक्टर होगा कि ये माना जाए कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहाँ से जीतने वाले हैं? देखिए, केशव जी का वो घर है। केशव जी 2012 में उस समय वो सीट जीते थे जिस समय हमारी पार्टी बहुत कमजोर थी, और पल्लवी जी ने तो अभी कुछ दिनों पहले चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। ये स्वयं कंफ्यूजन में चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। और सिराथू में हर वर्ग का, हर जात का, हर धर्म का जो वोट है केशव जी को मिल रहा है। केशव जी प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं और उन्होंने जो वहां काम करा है उस नाते उनको मिला है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, 14 में उसी सीट पर उपचुनाव हार गए थे आप। इस समय उत्तर प्रदेश में एक नए तरीके चुनाव हो रहा है। न तो इस समय कोई सुरक्षा की कोई बात कर रहा है, न कोई बिजली की बात कर रहा है, न कोई पानी मांग रहा है, न आवास मांग रहा है, क्योंकि ये सारे काम हमने किए हैं। ले दे करके विपक्ष के पास एक मुद्दा आता है, छुट्टा सांड। तो ये समय आप देखिए कि विपक्ष जो है मुद्दा विहीन है। जो हमने काम किए हैं उनके आगे इनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं रह गया है। बस ले दे के
छुट्टा सांड की ये लोग बात कर रहे हैं। इसी से पता चल रहा है कि लेकिन ये समस्या तो है ना, प्रधानमंत्री ने ने अपनी रैली में कहा था कि इसको लेकर वो पॉलिसी बनाएंगे, फिर वो शिक्षा का भी जिक्र करती है। मनोज जी के पास में आऊंगी, आपके पास आते हैं प्रशांत जी। मनोज रघुवंशी जी, जब हम पूर्वांचल की बात करते हैं, विशेष तौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य दो बड़े मुद्दे हैं, और जिन जिलों में आज चुनाव है आर्थिक तौर पर थोड़े पिछड़े माने जाते हैं, ये जिस पर काम करने की जरूरत है, तो ये मुद्दे फैक्टर रहेंगे जनता के मन मस्तिष्क पर हैं ये मुद्दे सर? देखिए, चुनाव नॉर्मली जो है वो इससे ज़्यादा इमोशनल होता है, हालांकि बुनियादी ज़रूरतें यही हैं, लेकिन चुनाव हम देखते हैं नॉर्मली इमोशनल ज़्यादा होता है। तो अब कौन कौन से इमोशनल इश्यूज देखिए, इससे ज़्यादा प्रभावशाली जो इमोशनल इश्यूज हैं वो जैसे अब छुट्टा सांड वाली बात उन्होंने कही, वो भी एक इमोशनल इशू है, या लॉ एंड ऑर्डर है, वो भी एक इमोशनल इशू है। तो वास्तव में ये दो मुद्दे कितने महत्व के होंगे, ये मुझे आपने इमोशनल इशू का जिक्र किया, मैं आपसे ये सवाल ले लेती हूँ, हमने कई लोगों से इस पर जरूर बात की। ये जो राशन वितरण है, क्योंकि इसका जिक्र स्पेशली इस चरण के बाद ज्यादा सुनने को मिला, लाभार्थी मैं पहले भी जिक्र कर रही थी, ये एक इमोशनल इशू है, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई हमने नमक खाया है तो नमक का हक अदा करेंगे। फिर कुछ लोगों ने राशन ये कह के नहीं लिया, ऐसी भी बातें सामने आई कि भाई हम नमक नहीं खाएंगे नहीं तो हम बाध्य हो जाएंगे। ये कितना बड़ा इमोशनल इशू है सर? जीनत, एक बात मैंने बहुत मतलब 44 साल की पत्रकारिता में एक बदलाव देखा है। पहले क्या होता था कि जैसे आपने कंबल दे दिया या साइकिल दे दी या कुछ पैसे दे दिए, तो जिसको आपने दे दिए वो आपको वोट दे देता था। उसके बाद एक बदलाव आया कि उसने ले लिया, जो आपसे ले लिया, लेकिन वोट वहीं दिया जहां उसका मन किया। फिर वोटर कुछ बड़ा साइलेंट टाइप हो गया कि जैसे बीएसपी का जो वोटर इवॉल्व किया, वो तो मतलब कांग्रेस के बूथ पे आके पर्ची वहां से ले रहा है, और जब डिब्बा खोला तो पता लगा सबको सब हाथी हैं। तो फिर चेतन चौहान के बड़े भाई, हमारे ममेरे भाई थे, उनके बड़े भाई ग्राम प्रधान का चुनाव लड़े, तो बोले कि मनोज अब हाल ये हो गया है कि सुबह नाश्ता एक यहाँ लेंगे, मतलब कैंडिडेट 3 हैं, सुबह नाश्ता एक यहाँ लेंगे, दोपहर का खाना एक यहाँ लेंगे, रात का डिनर एक यहाँ लेंगे, और वोट वहाँ देंगे जहाँ उनका मन करेगा। तो अब नमक हलाली वाला माहौल अब पुराना वाला वो नहीं रहा, वोट तो अभी वहीं देगा जहां उसका मन करेगा। आप किसी बात पर हम एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जिस